आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा में गति चैप्टर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन फिजिक्स अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको अ पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, इज ऑफन यूज्ड टू रिप्रेजेंट, भौतिकी में एक बिंदु वस्तु का प्रयोग अक्सर इसके लिए किया जाता है। जब भी आप फिजिक्स पढ़ते होंगे तो अक्सर एक कण या एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो कोई भी वस्तु होती है, चाहे उसका विमा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो कितना भी लंबा चौड़ा क्यों ना हो, उसका जो है सो आकार को एक बिंदु वस्तु के रूप में ही माना जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो यह गणना और विश्लेषण को सरल बनाने के लिए उसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस एंड एनालिसिस ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फॉर द मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ देखेंगे कि कौन सा ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, ये मान लिया इधर वेलोसिटी दिखाएंगे और इधर टाइम दिखाएंगे, और बोला जा रहा है कि इसका जो स्लोप होगा और कैसा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वो तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, तभी ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका स्लोप क्या होगा, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, अ कार ट्रेवल्स 100 मीटर नॉर्थ इन 20 सेकेंड्स, सॉरी 20 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या कैसे निकालते हैं हम लोग, 100/20 है ना, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये कैंसिल आउट होकर ये कितना आ जाएगा, 5। तो 5 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या होगा उसका, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो नॉर्थ वर्ड होगा, नॉर्थ वर्ड। 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ वर्ड, इसे सुधार लेंगे, नॉर्थ वर्ड पढ़ेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट पाथ पे, तो बोल रहा फोर्स जो है वो जरूरत नहीं है, बल की आवश्यकता नहीं होगी। किसके लिए? तो इसे एक समान गति में बनाए रखने के लिए, टू कीप इट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, समान वेग से गतिमान रखने के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी और जो ऑप्शन है, चेंज इन डायरेक्शन, इसके लिए फोर्स की आवश्यकता होगी, डिक्रीज इन स्पीड, इसके लिए भी फोर्स की आवश्यकता होगी, और इंक्रीज इन मोमेंटम, इसके लिए भी फोर्स की आवश्यकता होगी। अगला सवाल है, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, व्हाट हैपेंस टू इट्स स्पीड। जब किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती है, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो टाइम के प्रोपोर्शनल है, यानी बराबर अनुपात में वो बढ़ता है। तो क्या बोल रहा है, उसकी चाल होती है। तो चाल कैसी होगी, तो इधर टाइम दिखा रहे हैं, इधर डिस्टेंस दिखा रहे हैं, तो बराबर अनुपात में बढ़ रहा है, तो इसकी जो चाल होगी वो कैसी होगी, वो नियत होगी, कांस्टेंट होगी, तभी तो वो बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करेगी। इसका अर्थ ये हो गया कि डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, इसका अर्थ ये हो गया कि बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करेगी। तो बराबर दूरी तय करेगी तो इस तरह के स्पीड को क्या बोलते हैं, एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सम टाइम। जब कोई वस्तु किसी समय के लिए गति में रहता है तो कौन सा चीज जो है वो नीचे जो दिया गया ऑप्शन में वो 0 होगा। तो जब मान लिया कि कोई वस्तु है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, जहां से वो चला था वहीं पे वो पहुंच गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका, 0 हो जाएगा। लेकिन स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकता है, टाइम भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। विस्थापन जो है वो 0 हो जाएगा, चाहे वस्तु गतिमान में ही क्यों ना रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स स्पीड इज कांस्टेंट,
व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ ध्यान देंगे स्पीड कैसा है, ये कांस्टेंट है, तो इसके एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि वो क्या होगा। तो जब स्पीड ही कांस्टेंट है तो स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और जब स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो इट इज जीरो, यह शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी। जब सर्कुलर पाथ में कोई वस्तु कांस्टेंट स्पीड से ही क्यों ना चले, लेकिन चूंकि बार बार उसका जो है सो चेंज हो जा रहा है डायरेक्शन, हर एक पॉइंट पे क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो डायरेक्शन में बार बार चेंज होने के कारण उसका जो है सो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह पाता है। और जब वेलोसिटी जब कांस्टेंट नहीं रह रहा है इसका मतलब वो चेंज हो रहा है, और जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या है इसका, वेलोसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी इज चेंजिंग, इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। इसका वेलोसिटी क्या होगा, बदल रहा है, तभी तो त्वरण उत्पन्न होता है, और वो अभिकेंद्र त्वरण जो है वो सेंटर की ओर कार्यरत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट एक्सपीरियंसेस, जब स्पीड चेंज होगा तब वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक्सेलरेशन, त्वरण उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ टू बॉडीज हैव सेम स्पीड बट डिफरेंट वेलोसिटीज, यहाँ देखेंगे दो वस्तु है जिसका कि सेम स्पीड है और डिफरेंट वेलोसिटी है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये कब हो सकता है, तो इसका आंसर होगा देयर डायरेक्शंस ऑफ मोशन आर डिफरेंट, उनकी चाल की दिशाएं अलग अलग है। चाल की दिशाएं अलग अलग होगी तो वो क्या होगा, उनका वेग जो है वो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन चाल क्या है मैग्नीट्यूड वाइज वो सेम ही रह सकता है। अगला सवाल है, टू बॉडीज आर ड्रॉप्ड फ्रॉम डिफरेंट हाइट्स h1 एंड h2, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड विल बी। दो वस्तुओं को अलग अलग ऊंचाई h1 और h2 से गिराया जाता है तो उनके द्वारा जमीन तक पहुंचने में लिए गए समय का अनुपात होगा। तो हम जानते हैं कि h इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे चूंकि प्रारंभिक वेग तो जीरो होता है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, यानी h1 के टर्म में अगर लिखें यहाँ क्वेश्चन के अनुसार h1 इक्वल्स टू हाफ जी टी1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब टी1 इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, 2h1 बाई जी, और ये पूरा किसके अंडर रहेगा, रूट में, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। और इसी तरह से टी2 भी हम कितना लिख सकते हैं, रूट अंडर 2h2 बाई जी। अब इसे टी1 बाई टी2 अगर करते हैं तो हमारा सब कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा क्या, h1 बाई h2 अंडर रूट। इसका आंसर हो जाएगा सी, रूट अंडर h1 बाई h2। इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू 60 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, रेस्ट से तो एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं ए इक्वल्स टू क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी, जहाँ वी क्या है अंतिम वेग, यू क्या है प्रारंभिक वेग, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी रेस्पेक्टिवली। तो रेस्ट से चलना शुरू करता है तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू का वैल्यू ज़ीरो हो गया। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी का वैल्यू कितना है 60, तो 60 माइनस जीरो बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर सी, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। तो क्या होगा, एक्सेलरेशन में क्या क्या होता है, पोजीशन चेंज होता है, स्पीड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल हाउ डज इट्स वेलोसिटी चेंज विथ टाइम। यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण के अधीन वो गिर रही है, तो उसका वेग कैसे बदलता है। तो यहाँ ध्यान देंगे जो उसका वेग होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के साथ बढ़ता जाता है। आपको पता है जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका अर्थ क्या हुआ कि हर एक सेकेंड में
उसका जो वेग है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बदल जाता है। तो इसका आंसर है यह समय के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है। इट इंक्रीजेज लिनियरली विथ टाइम। कैसे देखते हैं। v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी। यहाँ संबंध किस में बोला जा रहा है, वेलोसिटी और टाइम में। तो वेलोसिटी और टाइम में जो रिलेशन बता रहा है वो हम पहले लेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि जब हम वस्तु को छोड़ रहे हैं तो प्रारंभिक वेग क्या होता है उसका, जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा, यानी v इक्वल्स टू ए टी लिख सकते हैं, यानी v इज प्रोपोर्शनल टू t है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कैसा है, प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है। तो ये एक रैखिक रूप से ये बढ़ेगा, लिनियरली वो बढ़ेगा टाइम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है तो क्या होगा उसका एक्सेलरेशन, वो पॉजिटिव होगा। ए इक्वल्स टू क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी। और बढ़ रहा है तो अंतिम वेग ज़्यादा होगा और प्रारंभिक वेग कम होगा। तो बड़ा माइनस छोटा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा उसका आंसर, जो भी आएगा तो वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ट्रू। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ सही है। तो हम जानते हैं जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उसका स्पीड क्या होता है, उसका वेलोसिटी कम होता जाता है। तभी ना हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है, फिर वहां से वो नीचे गिरना शुरू होने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे कोई वस्तु ऊपर जाती है उसका वेलोसिटी कम होता जाता है। तो अगर उसका हम ग्राफ खींचें तो कैसा आना चाहिए, इसका सही आंसर है सी। ठीक है, इस तरह से आएगा। यहाँ देख सकते हैं टाइम इधर बढ़ता जा रहा है तो वेलोसिटी घटता जा रहा है। तो इसका आंसर हो गया ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए हम लोग, ये भी ग्राफ से रिलेटेड है। यहाँ पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ रनर इन 4 सेकेंड। एक धावक द्वारा 4 सेकंड में तय की गई दूरी पूछा जा रहा है। तो 4 सेकंड देख रहे हैं यहाँ पे है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दूरी ज्ञात करने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या करना पड़ता है, एरिया निकालना पड़ता है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब एरिया निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, दूरी। कैसे, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, यानी मीटर पर सेकेंड इस तरह से लिखेंगे और टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैंसिल, तो क्या बच गया मीटर। और मीटर किसका है, विस्थापन या दूरी का। तो हमें इसका क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का अर्थ क्या हुआ, लंबाई गुना चौड़ाई अगर करते हैं तो एरिया निकलता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकालें तो एक्चुअली वो डिस्प्लेसमेंट देता है। यहाँ दूरी है तो ठीक है, दूरी भी निकल जाएगा। तो इसका हमें एरिया निकालना होगा। तो चलिए एरिया निकालते हैं। तो ये हो गया, एक ट्राइंगल बन गया। ये क्या हो गया, एक ट्राइंगल बन गया। एक ये ट्राइंगल बन गया। अब इसी ट्राइंगल का क्या करना है, हमको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस। तो बेस हो गया 4 इंटू हाइट। तो हाइट कितना हो गया 12, तो हो गया 24 मीटर। इसका आंसर हो गया कितना, 24 मीटर। एरिया निकालना जानते होंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट यहाँ पे कितना है, ये 12 है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ये 12 है। तो 4 इंटू 12 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर के 6 4 जा 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 24, यानी सी 24 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए हम लोग, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक सरल रेखा में एक समान वेग से गतिमान वस्तु का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। जब एक समान वेग से वस्तु चल रही है तो उसका त्वरण क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी एट द मोमेंट ऑफ रिलीज। ड्रॉप किया जा रहा है तो ड्रॉप करने के समय उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, द रेशियो ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज। यहाँ देखेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दिया गया है।
तो जब भी कोई वस्तु अगर गति करती है तो उसका एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन उसका एवरेज स्पीड ज़ीरो कभी नहीं होगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकता है, या तो फिर वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड से कम भी हो सकता है। और यहाँ बोला जा रहा है वेलोसिटी बाय स्पीड का रेशियो। तो वेलोसिटी बाय स्पीड का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, एक के बराबर भी हो सकता है या लेस देन वन होगा। बात क्लियर हुई? फिर से समझ लेंगे। यहाँ एवरेज वेलोसिटी और स्पीड के बारे में बात हो रहा है। जब विस्थापन वही हो जाए, मान लिया कि कोई वस्तु जहाँ से चलकर शुरू की थी और फिर वहीं पहुँच गई, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन एवरेज स्पीड क्या होगा, वो ज़ीरो नहीं होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, वेलोसिटी इज लेस देन स्पीड। ठीक है, पहला केस ये हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लीजिए कि बॉडी जो है वो एक सरल रेखा में चल रही है। तो सरल रेखा में जब चल रही है तो डिस्टेंस और स्पीड दोनों बराबर होगा। तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो इस समय क्या होगा, वेलोसिटी और स्पीड जो है वो बराबर हो जाएगा। यानी दो केसेस हो सकते हैं, वेलोसिटी लेस देन स्पीड और वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड। तो इनका जब रेशियो निकालेंगे v बाई एस, तो वो हमेशा क्या आएगा, लेस देन वन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अ पैसेंजर फेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन, यानी कि जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उधर ही उसका चेहरा है, उसी के तरफ वो फेसिंग करके बैठा हुआ है। एंड टॉसेज अ कॉइन, और एक सिक्का को उछालता है, तो वो सिक्का क्या होता है, पीछे की ओर गिरता है। तो ट्रेन मस्ट बी मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन, जरूर वह त्वरण के साथ चल रहा है वो ट्रेन, तभी सिक्का क्या होगा, वो पीछे की ओर गिरेगा। ट्रेन मान लीजिए इस डायरेक्शन में चल रहा है और सिक्का उछाला गया ऊपर, और जब ऊपर उछाला गया तो ये वाला पॉइंट जहाँ से उछला था, त्वरण के साथ अगर चल रहा है तो वो तो आगे बढ़ जाएगा, और ये क्या होगा, सिक्का तो वैसे ही अपनी जगह पे गिरेगा, लेकिन ये जो पोजीशन है वो आगे बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उस यात्री के पीछे गिर रहा है। ठीक है, सिक्का आगे पीछे कहीं नहीं गया, सिक्का जहाँ पे था वहीं है, लेकिन ट्रेन त्वरण के साथ आगे बढ़ गई और सिक्का वहीं पे रहने के कारण ये क्या होगा, उस यात्री के पीछे की ओर गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। If the velocity time graph of an object is a straight line sloping downwards, the body has, यहाँ देखेंगे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, यहाँ वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। अब बोल रहा है स्लोपिंग डाउनवर्ड, इस तरह से है। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो घटते जा रहा है टाइम के साथ। वेलोसिटी क्या हो रहा है, यहाँ टाइम के साथ घटता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन कहते हैं या मंदन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऋणात्मक त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन अ गिवन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसी समय में मुक्त रूप से गिरते वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो गिरता हुआ वस्तु के बारे में क्या लिख सकते हैं, यहाँ किसके किसके बारे में बोला गया है, टाइम और डिस्टेंस। यहाँ ध्यान देंगे, दूरी, ठीक है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और समय के बारे में। ठीक है, समय के बारे में बोला गया है, में संबंध देखना होगा। तो हम जानते हैं h इक्वल्स टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो था तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो h इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस कवर किया गया वो समय के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, समय के वर्ग के, स्क्वायर ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कण की स्थिति इस प्रकार दी जाती है, यहाँ पोजीशन दिया गया है x इक्वल्स टू 4t² माइनस 8t, तो निम्न में कौन सा सही है। यहाँ एक्सेलरेशन के बारे में बात किया गया है, वेलोसिटी के बारे में बात किया गया है, तो इससे हमको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फाइंड करना है। ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx बाई dt इक्वल्स टू कितना लिख सकता है, 8t हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8t माइनस 8, और यही किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर होता है।
अब इसको हम एक बार और अगर डिफ्रेंशिएट करें तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, यानी d2x/dt² इक्वल्स टू कितना आएगा, 8 आएगा डिफ्रेंशिएशन। तो अब यहाँ देखेंगे कि कौन सा मैच कर रहा है। एक्सेलरेशन इज 0 एट टी इक्वल्स टू 0, क्या यहाँ टी है, यहाँ तो टी है ही नहीं, तो ए इक्वल्स टू 8 ही आएगा हमेशा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट को चेक करते हैं, वेलोसिटी इज 0 एट टी इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी तो ये है, तो वेलोसिटी इज 0 एट टी इक्वल टू 0, अगर टी यहाँ पे 0 रखते हैं तो टी वी का वैल्यू जो है वो -8 आ रहा है, यानी ये भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट कोशिश करते हैं, वेलोसिटी इज 0 एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, अगर टी का वैल्यू यहाँ पे 1 रख दें, ठीक है, तो क्या होगा, 8 - 8 बराबर 0 आ जा रहा है, इसका मतलब यही आंसर सही है। वेलोसिटी इज 0 एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर वेग 0 है, लिख लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए हम लोग 25वां जो कि अंतिम क्वेश्चन है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कवर a given interval of time represents, किसी दिए गए समय अंतराल में वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करता है। तो वेग समय वक्र, इसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया, वेग समय वक्र है, तो इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है, और इसके अंतर्गत जो भी वक्र आएगा या जो भी कर्व आएगा, मान लिया इस तरह से है, तो इसके अंतर्गत जो एरिया अगर निकालते हैं इसका, तो एरिया जो है वो क्या देता है, तो एरिया निकालने के लिए दिस इंटू दिस करना होता है, तो वेलोसिटी बाय वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम, तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो मीटर आया, और चूंकि यहाँ वेलोसिटी है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें विस्थापन मिलेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्लियर है, तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस, इसको ज़रूर से कर लेंगे। धन्यवाद।